हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आओ सीखें बायोलॉजी में। दोस्तों, आज हम नीट 2023 का जो 7 मई को पेपर हुआ था उसमें क्लास 11th की बायोलॉजी से जूलॉजी और बॉटनी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यह हमारा वीडियो पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है वह पहले पार्ट 1 वीडियो देख लें, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो देखें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक कथन ए और दूसरा कारक आर है। हमारा निश्चयात्मक कथन ए है, वो कहता है अनावर्त विधि पादपों में परागकण सूक्ष्म बीजाणुधानी से मुक्त होते हैं और वायु धारा द्वारा ले जाए जाते हैं। क्योंकि वायुधारा परागकणों को स्त्रीधानी के मुख पर ले जाती है जहां नर युग्मक छोड़ दिए जाते हैं और परागनली का निर्माण नहीं होता है। हमारा जो कथन है वो तो सही है, लेकिन कारण हमारा सही नहीं है और इसका सही नहीं है तो सही व्याख्या भी नहीं करेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बनेगा दूसरा। एक कथन सत्य है परंतु आर असत्य है। इसका आंसर हमारा अध्याय 3 में वनस्पति जगत में दिया गया है। पेज नंबर 39 और 38 में आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक निश्चितात्मक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन जो है वो कहता है कि एक पुष्प को रूपांतरित तने के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पर्रोह मेरिस्टेमेटिक का निर्माण मेरिस्टेमेटिक का परिवर्तन पुष्पीय मेरिस्टेमेट में हो जाता है। क्योंकि पर्रोह के पर्व संघनित होकर उत्तरोत्तर पर्व पर पत्तियों के बजाय विभिन्न पुष्पीय उपांग उत्पन्न करते हैं। तो इसमें से हमें बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। जो हमारा कथन और कारण दोनों सत्य हैं और हमारा कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका आंसर हमारा दिया गया अध्याय 6 में पुष्पीय पादपों का शरीर में पेज नंबर 85 और 84 में दिया गया है, आप देख सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक ऊतक यहाँ पे दिया है। मेरिस्टेमेटिक मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं और प्राथमिक ऊतक बनाते हैं, इन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेमेट कहते हैं। और ये हमारे यहाँ पे दिखाया भी है पर्रोह शीर्ष मेरिस्टेमेट क्षेत्र भी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण वाला ही है। कथन कहता है एक प्रोटीन की कल्पना एक रेखा से की गई है, इसका बायां सिरा प्रथम एमिनो अम्ल सी सिरा तथा दायां सिरा अंतिम एमिनो अम्ल एन सिरा निरूपित करता है। और दूसरा कथन कहता है कि वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में 4 उपखंड होते हैं, जो 2 अल्फा किस्म के उपखंड एवं 2 बीटा किस्म के उपखंड होते हैं। तो ये सही है हमारा कथन। हमारा पहला वाला जो है कथन वो गलत है, लेकिन दूसरा वाला कथन हमारा सही है, इसलिए आंसर टी सही होगा। कथन एक असत्य है लेकिन कथन बी यानी दूसरा सत्य है। इसका आंसर हमारा अध्याय 9 में जैव अणु में दिया गया है, पेज नंबर 150 में आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एमिनो अम्ल पर अंतिम एमिनो अम्ल में जो प्रथम एमिनो अम्ल को नाइट्रोजनी सिरा एमिनो अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम एमिनो अम्ल को कार्बनिक सिरा सी सिरा कहते हैं। जबकि यहाँ पे हमारा लिखा है एक प्रोटीन की कल्पना एक रेखा से की गई है, इसका बायां सिरा एमिनो अम्ल को तथा दायां सिरा एमिनो अम्ल के एन सिरे को निरूपित करता है, ये गलत है। और हमारा दूसरा जो दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये अल्फा और बीटा या वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन 4 उपखंडों का बना होता है। इसमें 2 एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी एक दूसरे के समान होते हैं। 2 उपखंड अल्फा और 2 उपखंड बीटा प्रकार के होते हैं, जो आपस में मिलकर मनुष्य के हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं।
यही हमारा ऑप्शन में था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संघ के वयस्क में अरीसमिति नहीं पाई जाती है। इसका आंसर है हेमिकॉर्डेटा, क्योंकि हमारी अरीसमिति जो है वो 3 ही ग्रुप में पाई जाती है। ये 3 ग्रुप में जिसमें पाई जाती थी उसका लिख दिया है, तो बचा एक चौथा, उसमें नहीं पाई जाती है। इसका आंसर हमारा अध्याय 4 में प्राणी जगत में दिया गया है। ये देख यहाँ पे सिलेंटेटा और टीनोफोरा में अरीसमिति दी है। एक और है बीच में हमारा सिलेंटेटा और टीनोफोरा में आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा एक है एकाइनोडर्मेटा। बस तीनों में, पूरे 11 ग्रुप में से केवल तीनों में ही अरीसमिति पाई जाती है, इसलिए हमारा आंसर पहला सही होगा। हेमिकॉर्डेटा में अरीसमिति नहीं पाई जाती है, हेमिकॉर्डेटा में द्विव्यासमिति पाई जाती है। आप देख सकते हैं कहाँ पे हेमिकॉर्डेटा, हमारा हेमिकॉर्डेटा में नहीं पाई जाती है। ये है हमारा हेमिकॉर्डेटा, इसमें द्विव्यासमिति पाई जाती है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। हमारा कथन दिया गया है, वृक्काणु उनकी वलकुट एवं मध्यांश में सापेक्ष स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वलकुटी वृक्काणु तथा संदिग्ध मध्यांश वृक्काणु। हमारा ये सही है, हमारा होते हैं। और इसका कारण क्या है, क्यों होते हैं? क्योंकि संदिग्ध मध्यांश वलकुटों में हेन्द्रेपार्श्व छोटा होता है, जबकि वलकुटीय वृक्काणुओं में अपेक्षाकृत बड़ा हेन्द्रेपार्श्व पाया जाता है। तो हमारा कथन तो सही है, लेकिन कारण सही नहीं है। इसका आंसर हमारा हुआ दूसरा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इसका आंसर आप देख सकते हैं अध्याय 19 में उत्सर्जित उत्पाद है उनका निष्कासन, पेज नंबर 294 में यहाँ पे दिया गया है। अधिकांश वलकुटियों में हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धसे रहते हैं। ऐसे वलकुटों को वृक्कीय वलकुट कहते हैं। कुछ वलकुटों के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धसे होते हैं, इन्हें संदिग्ध मध्यांश वलकुट कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसने यहाँ पे उल्टा दिया था, इसमें वलकुट में बड़े दिया था जबकि मध्यांश में छोटे दिया, जबकि मध्यांश में बड़े होते हैं और वलकुट में हमारे छोटे होते हैं। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हमारा पहला दिया है फोबिया, आइरिस, अंधबिंदु और स्क्लेरिस। तो इसके कार्य से इसको मेल करना है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा चौथा। हमारा पहला जो फोबिया होता है उसका होता है कार्य अधिकतम दृष्टि क्षीणता या विभेदन का बिंदु होता है। और हमारा आइरिस जो होता है वो नेत्र का देखने योग्य रंगीन भाग जो प्यूपिस के व्यास को नियंत्रित करता है, ये होता है। और अंधबिंदु जो होता है हमारे लास्ट पॉइंट में होता है, ये अंधबिंदु जो होता है बिंदु जहाँ से द्रक यानी तंत्रिका नेत्र गोलक को छोड़ते हैं और वहाँ क्या होता है, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। और स्क्लेरिस क्या होता है, नेत्र की बाह्य परत जो सघन संयोजी ऊतकों की बनी होती है उसे हम कहते हैं स्क्लेरा कहते हैं। इसका आंसर अध्याय 21 में तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय में दिया गया है, पेज नंबर 324 में आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये फोबिया लास्ट बिंदु में होता है, ये थोड़ा, और इसी के बगल में अंध बिंदु भी होता है, आप देख सकते हैं। हमारा अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अंतःझिल्ली तंत्र का भाग नहीं है? हमारे अंतःझिल्ली तंत्र के भाग जो हैं सूत्रकणिका भी नहीं है और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है और हमारा
पेरोक्सिसोम भी नहीं है। और ये हमारे तीन हुए। इसका आंसर आप हमारे एनसीईआरटी में देख सकते हैं, अध्याय 8 में कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में 133 पेज नंबर पर। यहाँ पे हमारी हेडिंग डाली थी अंतःझिल्लिका तंत्र। यहाँ पे लिखा है हमारा इस तंत्र के अंतर्गत अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिकाय, लयनकाय व राजधानी अंग आते हैं, जबकि कौन नहीं आते हैं? सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवण, पेरोक्सिसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते हैं। वहाँ पे केवल हमारे सूत्रकणिका, हरित लवण और पेरोक्सिसोम ही अधिक लिखे हैं। आप देख सकते हैं ये क्लोरोप्लास्ट, हरित लवण को यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लिखा है, और ये हमारे दो जो हैं अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्जिकाय जो होते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्जिकाय के हैं अंतःझिल्लिका तंत्र के भाग हैं। यहाँ पे अंतःप्रद्रवी जालिका हमारा पहला है और उसके बाद गोल्जिकाय है दूसरा। ये दोनों दिए थे और लयन का उसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसका आंसर हमारा हो गया था, कौन सा आंसर था हमारा? इसका आंसर हमारा ए हो गया था। केवल ए, सी और ई हमारे क्या हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका के भाग नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो। पी तरंगे किसे कहते हैं, क्यू तरंगे किसे कहते हैं, और QRS तरंगे किसे कहते हैं, और टी तरंगे किसे कहते हैं? इसका हमारा पी तरंगे किसे कहते हैं? पी तरंग जो होता है अलिंदों का विध्रुवण करता है, और क्यू तरंगे क्या करता है? हमारा क्यू तरंग प्रकुंचन का आरंभन करता है, और QRS समीक्षण क्या करता है? हमारा वो निलयों का विध्रुवण करता है, और टी तरंगे क्या करती है? निलयों का अध्रुवण करती है। इसका आंसर आप अध्याय 18 में शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण में देख सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया है। और उसके बाद हमारा ये ऑप्शन में ये है, ये हमारा डायग्राम हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे दिया गया है पी तरंग को आलिंद के उद्दीपन यानी विध्रुवण होता है, और QRS जो होता है समीक्षण निलय के अध्रुवण को प्रोत्साहित करता है। टी तरंग जो होते हैं वो निलय का उत्तेजन करती है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, आप सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीट 2023 में सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं, इसलिए हमें सुमेलित करने वाले क्वेश्चनों पर अधिक ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि इसको करने में थोड़ी भी मिस्टेक हो जाती है तो ऑप्शन में थोड़ा भी हो जाता है तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसमें पेप्टिक कोशिका का कार्य दिया गया है, और कलश कोशिका और ऑक्सेंटिक कोशिका और हिपैटिक कोशिका, इन सबसे सुमेलित करना है। हमारा पेप्टिक कोशिका जो होती है वो पाक एंजाइम पेप्सिनोजन का स्राव करती है, जबकि कलश कोशिका जो होती है वह श्लेष्मा निकालती है, और ऑक्सेंटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो HCl निकालते हैं। जो हमारे आमाशय में HCl होता है, अम्ल HCl अम्ल होता है, उसको निकालती हैं। और विटामिन B12 जिसे जो हमारा विटामिन B12 है उसके अवशोषण के लिए नेच कारक निकालती है। विटामिन B12 के अवशोषण करता है उसके लिए नेच कारक का निकालती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हमारे अध्याय 16 में पाचन एवं अवशोषण में दिया गया है, पेज नंबर 264 में आप देख सकते हैं। और हमारा अब अगला क्वेश्चन है, ये भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो है। टीनिया, पैरामीशियम, पेरिप्लैनेटा और फेरेटिमा का इनका मिलान करना है सही उत्तर के साथ। हमारा टीनिया का जो होता है उसको टीनिया का किससे मिलान करेंगे? टीनिया में क्या पाया जाता है? टीनिया में हमारी ज्वाला कोशिका पाई जाती है, जबकि पैरामीशियम में हमारी संकुचनशील राजधानी पाई जाती है, और पेरिप्लानेटा में हमारा यूरिको ग्रंथि पाई जाती है, और फेरेटिमा में हमारी वृक्क पाया जाता है, इसलिए आंसर 2 हमारा सत्य हुआ। इसका आंसर हमारा अध्याय 4 में प्राणी जगत में दिया गया है। ये हमारे पोरिफेरा, सिलेंड्रा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथेस के हेलमिंथीज में ये जो सारे ग्रुप होते हैं उसमें हमारा आंसर ये दिया गया है। ये टीनिया का आप देख सकते हैं, इनमें ज्वाला कोशिका ये सब दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है स्नायु सघन अनियमित ऊतक है, जबकि कथन 2 क्या है? उपास्थि सघन नियमित ऊतक है। हमारे जो पहला क्वेश्चन है कथन है और जो दूसरा कथन है वो दोनों हमारे असत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला कथन
ए और कथन दो असत्य हैं। इसका आंसर हमारा अध्याय 7 में प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में दिया गया है। पेज नंबर 104 में देख सकते हैं आप, 104 103 में भी। यहाँ पर सघन अनियमित ऊतक होते हैं। सघन ऊतक जो होते हैं अनियमित ऊतक होते हैं। तंतु तथा तंतु कोरक होते हैं और तंतुओं में अधिकांश कोलेजन होता है। और उपास्थियों में क्या होता है, विशिष्ट अनन्य तथा संपीड़े होते हैं। ये लिखा गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य कोशिका में साइटोपंजर द्वारा किया जाता है। साइटोपंजर का कार्य क्या होता है, गति होती है। इसका आंसर आप देख सकते हैं अध्याय 8 में कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में 137 पेज नंबर पर। यहाँ पर साइटोपंजर हमारा दिया गया है। साइटोपंजर यानी साइटोस्क्लेरेटा में दिया गया है। इसका कार्य यहाँ पे, वहाँ पे ऑप्शन में बस गति था। ये गति में भी सहायक होता है और यांत्रिक सहारा भी देता है, कोशिका के आकार को बनाए भी रखता है। इसलिए वहाँ ऑप्शन में केवल गति था, इसलिए हमने गति को आंसर हुआ, गति इसका आंसर हुआ हमारा। अब अगला क्वेश्चन है, जब अपचित और अनावशोषित पदार्थ सीकम में प्रवेश करते हैं तब उनमें प्रवाह द्वारा रोका जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा इलियो यानी सीकम वॉल्व द्वारा, जो होता है हमारा, जो फिर वेस्ट पदार्थ होता है जिसमें से सारे विटामिन मिनरल्स सब अवशोषित हो जाते हैं, फिर वो क्या होता है, सीकम वॉल्व द्वारा सीकम में रुका रहता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पहला। और इसका आंसर हमारा अध्याय 16 में पाचन एवं अवशोषण में दिया गया है। पेज नंबर 264 में आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, अपचित तथा अनावशोषित पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं। बड़ी आंत को सीकम लिखा, यहाँ पे इंग्लिश में होता है सीकम। इसे हमारा अगला क्वेश्चन होगा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2, और इसमें से हमें सत्य उत्तर का चयन करना है। कथन ए जो है, निम्न तापक्रम एंजाइम को स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि उच्च तापक्रम होता है वो एंजाइम की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है, क्योंकि ऊष्मा से प्रोटीन विकृत हो जाता है। और दूसरा कथन दिया गया है, जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफ़ी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है तो उसे स्पर्धात्मक संदमक कहते हैं। इसलिए हमारा दोनों कथन जो हैं वो ए और दो दोनों सत्य हैं। हमारा जो एंजाइम की जो नकल करता है, एंजाइम से प्रतिस्पर्धा करता है, उसको प्रतिस्पर्धात्मक कहते हैं। इसका आंसर हमारा अध्याय 9 में जैव अणु में दिया गया है। पेज नंबर 157 में आप देख सकते हैं। यहाँ पे एंजाइम की क्रियाविधियाँ सारी दी गई हैं। और हमारा फिर अगला क्वेश्चन है, ये स्पर्धात्मक संदमक भी लिखा है, प्रतिस्पर्धात्मक संदमक का भी लिखा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हमारा यहाँ पे लिखा है, उपास्थि युक्त संधि कौन सी होती है, और कंदुक खल्लिका संधि कहाँ पे होती है, और रेसी संधि कहाँ पर होती है, और सैंडल संधि कहाँ पर होती है। हमारा जो होता है उपास्थि संधि जो होती है हमारी, वो कशेरुकी में होती है। कशेरुकी में दो निकटवर्ती कशेरुकियों के मध्य होती है। हमारी जो ये पीछे वो आगे से उरोस्थी से और नीचे कशेरुकी दंडे से जो हमारी ये उरोस्थियाँ जुड़ी होती हैं, पूरी कशेरुकी दंड जो होती है ये हमारी उपास्थि में संधि होती है। और इसके बाद कंदुक खलिका जो होती है हमारी, ये ह्यूमरस एवं अंश मेखला के मध्य होती है। ये हमारे हाथ में जो ह्यूमरस और अंश मेखला होती है, यहाँ पे होती है कंदुक खलिका। और रेसी संधि जो होती है ये हमारे कपाल में पाई जाती है। हमारे सिर में रेशेदार संधि ये अगतिशील संधि होती है। केवल रेसी संधि जो होती है वह हमारे कपाल की संधि अगतिशील होती है, क्योंकि हमारे सिर की संधि जो होती है कोई भी गति नहीं कर पाती है। और हमारी सैंडल संधि जो होती है वो हमारे ये अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के मध्य होती है। इसलिए हमारा आंसर हुआ पहला। इसका आंसर हमारा अध्याय 20 में गमन एवं संचरण में 312 पेज नंबर पर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे रेसी जोड़े में ये भी दिया गया है, यह गतिशील नहीं होती है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
फेफड़े की जैव क्षमता है। फेफड़े की जैव क्षमता कौन होती है? हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। इसमें लिखा है IRB प्लस ERB प्लस TB होती है। इसका आंसर हमारा अध्याय 17 में श्वसन और गैसों का विनिमय में दिया गया, पेज नंबर 273 में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैव क्षमता दिया गया है ERB और प्लस TB प्लस IRB। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला जो है हमारा बेसोफिल कुल WBC, जो हमारी WBC है, जो हमारी बेसोफिल होती है वो कुल WBC की अपेक्षा अधिक कोशिकाएं हैं। हमारी बेसोफिल में WBC से अधिक कोशिकाएं हैं, ऑप्शन ए कहता है। और ऑप्शन बी कहता है बेसोफिल हिस्टामिन और सीरोटोनिन एवं हिपेरिन का स्राव करता है। और ऑप्शन सी जो है वो कहता है कि बेसोफिल शोधकारी प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित होता है। ऑप्शन डी कहता है हमारा बेसोफिल में वृक्क के आकार का केंद्र होता है। ऑप्शन ई कहता है बेसोफिल अकड़ कोशिकाएं होती हैं। और इसलिए हमें इसमें क्या पूछा है, सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारा बी और सी जो है कथन वो सही हैं और हमारे गलत हैं। हमारा कौन कौन सही है? जो बेसोफिल होता है वो हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन का स्राव करता है। और बेसोफिल और क्या कार्य करता है? शोधकारी प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित होता है। इसका आंसर अध्याय 18 में शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण में 280 पेज नंबर पर दिया गया है। ये बेसोफिल का आकार भी दिया गया है, इसका आकार गोल है। यहाँ पे लिखा है बेसोफिल की संख्या इतनी कम होती है, ये भी दिया गया है। और एक है बेसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन आदि का स्राव करता है और यह शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होता है। बस इतना ही यहाँ पे दिया गया है, इसलिए ऑप्शन में थे ये दोनों ऑप्शन सही हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए है मस्ट कोशिका और श्वसनों की आंतरिक सतह जो होती है, और रक्त और वृक्कों के नलिकाओं का भाग जो होता है। और हमारा मस्ट कोशिका का है एरियोलर संयोजी ऊतक होते हैं। मस्ट कोशिका जो होती है वो एरोली संयोजी ऊतकों से बनी होती है। और श्वसन की आंतरिक सतह जो होती है वो पक्षमाभी उपकला की बनी होती है, क्योंकि जो हमारे श्वसन जब हम सांस लेते हैं तब उसमें बहुत सारे कण चले जाते हैं जो पक्षमाभी उपकला द्वारा हमारे नाक द्वारा बाहर निकाले जाते हैं या उनको अंदर जाने से रोकते हैं। और हमारे रक्त में जो होती हैं वो विशिष्ट संयोजी ऊतकों से बनी होती हैं। जो हमारे रक्त की नलिकाएं होती हैं वो विशिष्ट संयोजी ऊतकों की बनी होती हैं। और वृक्कों के नलिकाकार भाग जो होते हैं वो घनाकार उपकला होते हैं। जब हमने उसमें देखा था हमारे चैप्टर में, एक चैप्टर में वृक्क वाले चैप्टर में लिखा था, उसमें जो हमारे हेनले लूप था उसमें घनाकार उपकला ऊतकों के बनी हुई थी, उस चैप्टर में हमारा दिया गया है। इसका आंसर हमारा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में दिया गया है, अध्याय 7 में 101 में आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ये संयुक्त वाहिकाओं में जो होती हैं ये संयुक्त उपकला ऊतक पाए जाते हैं, यानी वाहिका यानी रक्त वाहिकाओं में। और इसके बाद पक्षमाभी उपकलाएँ जो होती हैं ये श्वसनिकाओं में पाई जाती हैं। और वल्कुटी वृक्क में ये नलिकाओं के भागों में जो होती हैं वाहिनियों में पाई जाती हैं। कौन सी? घनाकार उपकलाएँ भी मैंने बताया था, वहाँ भी दिया गया है, हमारे चैप्टर 7 में भी दिया गया है। इसके अगला क्वेश्चन है हमारा, सही कथन का चयन करो। ये जो दिया है वो चतुष्क निर्माण तंतुपट में दिखाई देने लगते हैं, यानी हमारे जो चतुष्क बनते हैं वो हमारे तनुपट में दिखाई देने लगते हैं। और बी है हमारा, पश्चावस्था में गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होते हैं। और सी कहता है स्थूलपट में उपांति भवन होता है। और डी कहता है केंद्रिका गोल्जिकाएं एवं इयौन अंत्यावस्था में पुनः बन जाते हैं। और ई कहता है क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्रों की वहन अर्ध गुणसूत्रों के बीच होता है। इसमें हमें बताना है उचित कथन का चयन कीजिए।
हमारा जो बी और डी कथन है वही उचित है। इसमें बी में कहता है पश्चावस्था में गुणसूत्र विखंडित होते हैं और अर्धसूत्र अलग होते हैं। और हमारा डी कहता है केंद्रिकाएँ गोल्जिकाएँ ई आर अंत्यावस्था में, यानी ई आर है ये हमारा, ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं ई आर हमारा, और अंत्यावस्था में पुनः बन जाते हैं। इसका आंसर हमारा एनसीईआरटी में अध्याय 10 में कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में दिया गया है। पेज नंबर 166 में आप देख सकते हैं। ये अर्धगुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्धगुणसूत्र अलग होने लगते हैं। किसमें हमारे ये पश्चावस्था में, वहाँ पे लिखा था कि पश्चावस्था में अर्धगुणसूत्र विखंडित हो जाते हैं और अलग होने लगते हैं। और उसके बाद अंत्यावस्था में क्या, अंत्यावस्था में केंद्रिका गोल्जिका व अंतर्दैवी जालिका का पुनर्निर्माण हो जाता है। ये दोनों ऑप्शन सही थे, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टे में उत्सर्जन के द्वारा होता है। उत्सर्जन यानी किसके द्वारा होता है? तिलचट्टे में उत्सर्जन डैश के द्वारा होता है। किस किस के द्वारा होता है? हमारा बी, सी और डी। आंसर हमारा दूसरा होगा, केवल बी, सी, डी के द्वारा होता है। यानी बी का क्या है, यूरोकोस ग्रंथि द्वारा होता है, और नेफ्रोसाइटस द्वारा होता है, और श्लेष्मा ग्रंथि द्वारा होता है। इसका आंसर एनसीईआरटी में बस मेलपिंग की नलिका दिया गया है, जो हाँ ऑप्शन नेफ्रोसाइट दिया गया है यहाँ पे, और ऑप्शन एनसीईआरटी में नहीं थे। यह हमारा अध्याय 7 में प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में आप देख सकते हैं। पेज नंबर 140 में दिया गया है मेलपिंगी नलिका द्वारा, और नहीं दिए गए हैं। ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन था। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी का था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन जो है हमारा, वो कोशिका चक्र की जी0 अवस्था में कोशिका उपापचय रूप से निष्क्रिय होती है। कथन गलत है हमारा। जी0 जो होता है उपापचय रूप से निष्क्रिय नहीं होते, उपापचय रूप से सक्रिय होती है और कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती है ये। और हमारा कथन 2 है, सेंट्रोसोम अंतरावस्था की एस अवस्था में द्विगुणन करते हैं। ये हमारा सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3। कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 जो है सत्य है। इसका आंसर हमारा अध्याय 10 में कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वार्टेटों के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। इसमें क्वार्टेटों के संदर्भ में बताना है सही कथन कौन है। ए जो दिया है वो लिखा है मध्य पृष्ठीय ठोस। हमारी जो मध्य पृष्ठीय होती है क्वार्टेटों में, वो ठोस एवं दोहरी तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति के कारण होती है। और बी दिया गया बंद परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति होती है इसमें। और सी दिया गया है ग्रसनी से युक्त क्लोन छिद्रों की उपस्थिति होती है। और डी दिया गया है पृष्ठ हृदय की उपस्थिति होती है। और ई दिया गया है त्रिकोरी कूट होते हैं और त्रिकोरिक होते हैं और कूटगुही प्राणी होते हैं। और उचित कथन का चयन करना हमें, हमारा जो है बी और हमारा सी ही सही है। बंद परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति होती है और हमारा ग्रसनी में युक्त क्लोन छिद्र की उपस्थिति होती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। इसका आंसर अध्याय 4 में प्राणी जगत में दिया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेटों के संदर्भ में सही कथनों का चयन करो। इसका हमारे दिए गए हैं ए बी सी डी और ई तक हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें से उचित कथन कौन सा है कोऑर्डिनेटों के संदर्भ में बताना है। हमारा ए दिया है मध्य पृष्ठीय होती है कोऑर्डिनेटों में, ठोस एवं दोहरी तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति होती है। और बी में लिखा है बंद परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति होती है। और सी में लिखा है ग्रसनी से युक्त क्लोन छिद्र की उपस्थिति होती है। और डी लिखा है पृष्ठ हृदय की उपस्थिति होती है। और ई लिखा है त्रिकोरिकी होते हैं और कूटगुही प्राणी होते हैं। इसमें से उचित कथन कौन कौन है? हमारा बी और सी हमारे उचित कथन है। बी कहता है कि बंद परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति होती है कोऑर्डिनेटों में, और सी कहता है कि ग्रसनी से युक्त क्लोन छिद्र की उपस्थिति होती है कोऑर्डिनेटों में। इसका हमारा आंसर एनसीईआरटी में अध्याय 4 में प्राणी जगत में दिया गया है, पेज नंबर 55 में आप देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट हेडिंग डली है।
इसमें लिखा है इसमें युक्त ग्रसनी क्लोन छिद्र पाए जाते हैं और लिखा है बंद परिसंचरण तंत्र होता है। और यहाँ पे रज्जुकी और अरज्जुकी में भी दिया गया है। ये इसमें क्या है, हृदय अधर भाग में होता है, न कि पृष्ठ भाग में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तिलचट्टे की लैंगिक द्विरूपता की विशेष लक्षण हैं? हमारे जो होते हैं तिलचट्टे में लैंगिक द्विरूपता का विशेष लक्षण क्या है? इसमें क्या पाया जाता है? इसमें गुदा सूख की उपस्थिति होती है, इसलिए हमारा आंसर हुआ पहला, गुदा सूख की उपस्थिति। इसका आंसर हमारा अध्याय 7 में प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में दिया गया है, पेज नंबर 150 में। इसमें लिखा है, नर मादाओं दोनों में 10वें खंड पर एक जोड़ी संधियुक्त तंतुमय गुदी लूम होता है। इन गुदियों के नीचे की ओर नर के 9वें खंड में एक जोड़ी छोटे व धागे के समान गुदी सूक होता है, जो मादा में सूक उपस्थित नहीं होता है। इसलिए हमारा क्या हुआ, विशिष्ट लक्षण हुआ, केवल नर में पाया जाता है गुदी सूक, और गुदी लूम जो होता है नर और मादा दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंकाल पेशियों के विषय में कौन से कथन सही हैं? हमारे ABCD तक हमारे ऑप्शन दिए हैं, इसमें से उचित कथन कौन कौन से हैं कंकाल पेशियों के संदर्भ में दिया गया है। ए कहता है कि पेशी बंडल कोलेजनी संयोजी ऊतकों की परत से इकट्ठे होते हैं, जिन्हें संपट कहते हैं। और बी कहता है पेशी तंतु का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयनों का क्या होता है, भंडार गृह होता है। और सी कहता है कंकाल पेशियों की धारीदार दिखावट एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन के वितरण प्रतिरूप के कारण होती है। और डी कहता है एम रेखा को संकुचन की कार्यात्मक इकाई माना जाता है, जिसे सार्कोमियर कहते हैं। हमारा ऑप्शन बी और सी सही है और सही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर पहला सही होता है, केवल बी और सी ऑप्शन सही है। बी कहता है पेशी तंतु का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयनों का भंडार गृह होता है। और सी कहता है कंकाल पेशियों की धारीदार दिखावट एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के वितरण प्रतिरूपों के कारण होती है। इसका आंसर हमारा अध्याय 20 में गमन एवं संचरण में भी दिया गया है, पेज नंबर 305 में आप देख सकते हैं। ये डायग्राम में भी दिखाया गया है, जेड रेखा, एच रेखा, ए रेखा और 2 सार्कोमेयर भी दिखाए गए हैं। और इसका यहाँ पे लिखा गया है ये जो पेशी रेशे में पेशी द्रव्य जालिका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयनों का भंडार होता है। और ये पेशी रेशे के विस्तृत अध्ययन से यह स्थापित कर दिया जाता है कि एक्टिन और मायोसिन के कारण जो होते हैं ये 2 प्रोटीन जो होते हैं इनके रेखा बनती है, इन्हीं के कारण रेखीय रूप होते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक विशिष्टता जो होती है एकमात्र स्तनधारियों की होती है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो केवल स्तनधारियों में पाई जाती है? हमारा इसका आंसर होगा पहला, हमारा स्तनधारियों में रोम पाए जाते हैं और कर्ण पल्लव पाए जाते हैं और स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसका आंसर हमारा अध्याय 4 में प्राणी जगत में दिया गया है, 59 पेज नंबर पर आप देख सकते हैं। वर्ग स्तनधारियों के लक्षण दिए गए हैं। इसमें लिखा है स्तनधारियों का सबसे प्रमुख लक्षण दूध उत्पन्न करने के लिए स्तन ग्रंथियां होती हैं। और दूसरा लिखा गया है इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं और बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का भाग जो लैंगिक व्यवहार उत्तेजना की अभिव्यक्ति, खुशी, गुस्सा, डर इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका आंसर होगा हमारा 14, लिम्बिक तंत्र और हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारा लैंगिक व्यवहार, उत्तेजना, अभिव्यक्ति, खुशी और गुस्सा, डर आदि का नियंत्रण करता है। इसका आंसर आप देख सकते हैं अध्याय 21 में तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय में, पेज नंबर 322 में आप देख सकते हैं। हाइपोथैलेमस ये जो होता है यहाँ पे लिखा है लिम्बिक तंत्र कहते हैं, और यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावना की अभिव्यक्ति, उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है, लिम्बिक तंत्र और हाइपोथैलेमस। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? शरीर पहला, इसमें ABCD और E तक ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें उचित कथन का चयन करना है। पहला ए कहता है कि शरीर से अत्यधिक शारीरिक द्रव्य का ह्रास पराशरण ग्राहियों को बंद कर देता है। और बी कहता है ADS
मूत्रलता को रोकने के लिए जल के पुनरावशोषण को क्या करती है, सुगम बनाती है। और सी कहता है ANF वाहिका विस्तारक कहते हैं, ANF को वाहिका विस्तारक कहते हैं। और डी कहता है ADS रक्त दाब में बढ़ोतरी करता है। और ई ऑप्शन कहता है कि ADS जो होता है वो GFR में कमी के लिए उत्तरदायी होता है। हमारा ऑप्शन होगा पहला, केवल B, C और D ऑप्शन हमारे सही हैं। हमारा B ऑप्शन कहता है ADS जो होता है मूत्र को रोकने के लिए जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है। और C ऑप्शन कहता है ANF वाहिका विस्तारक कहते हैं, ANF को वाहिका विस्तारक कहते हैं। और D ऑप्शन कहता है कि ADH। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। हमारा ए कहता है शरीर में अत्यधिक शारीरिक द्रव का ह्रास पराशरण ग्राहियों को बंद कर देता है। और बी कहता है ADS मूत्रलता को रोकने के लिए जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है। और सी ऑप्शन कहता है ANF वाहिका विस्तारक कहता है। और डी कहता है ADS रक्त दाब में बढ़ोतरी करता है। और ई ऑप्शन कहता है ADH GFR में कमी के लिए उत्तरदायी होता है। हमारा बी, सी और डी ऑप्शन सही हैं। बी ऑप्शन कहता है कि ADS मूत्रलता को रोकने के लिए जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है। और सी ऑप्शन कहता है ANF वाहिका विस्तारक होता है। और हमारा डी ऑप्शन कहता है ADH रक्त दाब में बढ़ोतरी करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन पहला सही होगा, केवल बी, सी और डी ऑप्शन सही है। इसका आंसर आप देख सकते हैं 298 पेज नंबर पर 298 पेज नंबर पर ये दिया गया है। ये हमारा उत्सर्जी अध्याय 19 में उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन में आप देख सकते हैं। वृक्क क्रियाओं का नियंत्रण में दिया गया है। ADH नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रता को रोकता है। कौन? ADH यहाँ पे लिखा गया है। और दूसरा लिखा है ADH वृक्क के कार्यों को रक्त वाहिका पर संकुचन प्रभाव भी डाल करता है और इसके रक्तदाब बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? रक्तदाब बढ़ जाता है। और आप देख सकते हैं इसे। और 294 में भी दिया गया है। 294 में तो ये दूसरा वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा थायराइड हार्मोन के नियंत्रण में नहीं है। हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके नियंत्रण में कौन कौन सी क्रियाएं नहीं हैं। इसमें से उचित कथन बनाना है, जो नहीं है वही हमारा उचित कथन होगा। ऑप्शन ए कहता है कि जल एवं वैद्युत अपघटन संतुलन को बनाए रखता है। थायराइड जो होता है वो जल और वैद्युत अपघटन के संतुलन को बनाए रखता है, ये कहता है। और बी कह रहा है आधारी उपापचय दर का नियंत्रण करता है। और सी कहता है सोने जागने के चक्र का सामान्य लय होता है। और डी ऑप्शन कहता है प्रतिरक्षा तंत्र का विकार होता है। और ई कहता है RBC निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। हमारा ऑप्शन होगा बी, केवल सी और डी ऑप्शन हमारे आंसर में सही है, वैसे गलत है। थायराइड के विषय में ये आंसर गलत है, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। हमारा सी ऑप्शन कहता है सोने जागने के चक्र का सामान्य लय होता है। ये हमारा थायराइड का कार्य नहीं है, ये हमारा पीनियल ग्रंथि द्वारा मेलानिन जो स्रावित होता है उसके द्वारा होता है। और हमारा डी ऑप्शन कहता है प्रतिरक्षा तंत्र का विकार होता है। ये भी पीनियल ग्रंथि द्वारा निकलने वाले मेलानेट के कारण होता है, ना कि थायराइड ग्रंथि के कारण। इसलिए हमारा आंसर यही सही होगा, बी, सी और डी ऑप्शन सही है। इसका आंसर हमारा अध्याय 22 में रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 336 में दिया गया है। थायराइड हार्मोन आधारी उपापचय दर के नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाता है। ये ऑप्शन वहाँ पे सही दिया गया था, इसलिए ये आंसर वहाँ पे नहीं हुआ। और इसमें लिखा RBC कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है और ये जल तथा विद्युत अपघटनों के निर्माण में भी सहायक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करती है। CCK का क्या कार्य है और GIP का क्या कार्य है, ANF का क्या है और ADH का क्या है। हमारा CCK का कार्य जो होता है वो हमारा अग्न्याशय में, ये CCK एंजाइम जो होता है ये अग्न्याशय में पाया जाता है। और GIP जो होता है वो हमारा
जठर ग्रंथि में पाया जाता है। और ANF जो होता है हमारा, वो हमारा हृदय का हार्मोन है। और ADH जो होता है वो वृक्क पर कार्य करके मूत्र का सांद्रण करता है। इसका आंसर हमारा अध्याय 16 में पाचन एवं शोषण में दिया गया है, और अध्याय 18 में शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण में, और अध्याय 22 में रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण में, और अध्याय 19 में उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन में दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है वो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज होता है, और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है उसको EMP पथ भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं, और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र को हम कहते हैं सिट्रिक सिंथेज कहते हैं। इसका आंसर हमारा होगा आंसर 3, A का 2 ये मैंने बता दिया गया है। इसका आंसर हमारे NCERT में अध्याय 14 में पादप में श्वसन में दिया गया है, पेज नंबर 232 और 231 230 में आप देख सकते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र को हम क्या कहते हैं सिट्रिक सिंथेज भी कहते हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा ये EMP परिपथ, ये हमारा क्या है ऑक्सी श्वसन को हम कहते हैं पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस चक्र को हम क्या कहते हैं EMP पथ कहते हैं। इसको EMP पथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो प्रोसेस था ये सारा 3 वैज्ञानिकों ने किया था। E से हमारा हो गया इम्बेडेन, और M से हो गया हमारा ओटोमेयर हॉप, और हमारा P से हो गया पारानास। इन तीनों वैज्ञानिकों ने किया था, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस चक्र को हम EMP पथ भी कहते हैं। आप इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।